देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का अपने प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जो आपसे भी जुड़ा हुआ है, मुझसे भी जुड़ा हुआ है, मेरे परिवार से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है। मैं बताऊंगा आपको कि आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा चुना है, बहस में हम क्या क्या बातें करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि जब कोरोना संकट के तौर पर आया था तब क्या किसी ने सोचा था कि 1 साल के भीतर, इनफैक्ट 9 महीने के भीतर भारत खुद स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर लेगा। शायद किसी की कल्पना में भी नहीं था, क्योंकि 10-10, 20-20 सालें लग जाते हैं वैक्सीन को बनने में। लेकिन वैक्सीन तैयार हुई, तैयार तो हो गई, अब उस पर राजनीति भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज अपने टर्न पर फिर कहूंगा जाकर वैक्सीन लगवाकर एक 2 टूक संदेश दिया है, लेकिन वो भी कई विपक्षी दलों के गले में नहीं पच रहा। इसीलिए हमारा मुद्दा आज का इसी से जुड़ा हुआ है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सभी दर्शक ये मांग कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ग्राफिक के जरिए वो मुद्दा दिखाया जाए ताकि हम आगे की बहस को शुरू कर सकें। मुद्दा क्या कहता है ये देख लीजिए। मुद्दा कहता है कि जो ये जो वैक्सीन है ये लाभकारी है, ये गुणकारी है, इसमें सभी सवाल समाप्त हो जाने चाहिए। देखिए आज का सवाल, आज का पोल क्या है, आज का पोल क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूं। विश्वास की वैक्सीन से भ्रम दूर, क्या कहेंगे विपक्षी। इसी बात पर तो बहस है कि विपक्षी अब भी बड़े बड़े सवाल क्यों उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 64 साल से ऊपर के लोगों पर ये वैक्सीन असर नहीं करेगी। क्या वो वैज्ञानिक हो गए हैं? अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगाने के आज के एम्स के दौरे से चुनावी प्रचार के संकेत मिल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर भी रहे हैं तो गलत क्या है। हाँ, उनको वैक्सीन पौंडीचेरी की एक महिला ने लगाई थी, एक माननीय नर्स ने लगाई थी, और साथ ही साथ एक केरल की नर्स भी उनके साथ मौजूद थी, पर वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसको भी राजनीति से जोड़ लिया गया। अब सवाल ये है कि इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं विपक्षी दल। आज प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगा ली, ये वही विपक्षी दल हैं जो चिल्ला कर कह रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद हम वैक्सीन लगवाने को जाएंगे। कोवैक्सीन के बारे में ये भी कहा गया था कि तीसरी चरण का ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए ये वैक्सीन किसी को न लगाई जाए, और प्रधानमंत्री ने खुद कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन लगवाई है। यहाँ से क्या सवाल खत्म हो जाने चाहिए, जवाब मिलने शुरू हो जाने चाहिए। हम इस पर बहस करें उससे पहले देखिए क्या कहती है आज के डेवलपमेंट्स। वैक्सीन लगाए ना लगाए बहुत लोग सोच रहे थे बहुत कुछ, अब सर ने लगा लिए तो सर एक उदाहरण बन गए। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे फेज में आम जनता की कैटेगरी में सुबह सुबह सबसे पहले एम्स पहुंचकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ही बनी कोवैक्सीन का टीका लगवाया और आम जनता से भी आह्वान किया कि सभी इस वैक्सीन का लाभ उठाएं। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कहा कि कोविड-19 के खिलाफ ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लेकर तो देश को एक अभूतपूर्व संदेश दे दिया है। कोई भी अभी भी किसी को अगर कोई गलतफहमी रहती है वैक्सीनेशन के बारे में या किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में, तो मैं समझता हूं कि अब उसको बिल्कुल अपने मन से, दिमाग से निकाल देना चाहिए हर देशवासी को। लेकिन विपक्ष के नेता अब भी दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सवाल खड़े करते दिखे। 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। इससे पहले जब कोरोना के वैक्सीन पर देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर मेहनत कर रहे थे, तब भी विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए थे। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप
कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? देखिए, वैक्सीन जो आया है तो मोदी जी पहले टीका लगवा ले, उसके बाद हम लगवा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी वैक्सीन लगवाकर जनता के बीच बड़ा संदेश दिया, जबकि दुनिया भी भारत के सबसे सस्ते और सबसे अच्छे टीकाकरण अभियान का लोहा मान रही है। देश की बहस में आज चर्चा है कि आखिर मेड इन इंडिया की दवा कोवैक्सीन की आलोचना और देश के वैक्सीन अभियान पर उंगली उठाने वालों को क्या प्रधानमंत्री ने आगे आकर जवाब दिया या फिर विपक्ष के सवाल अब भी बचे हैं? तो सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए डॉक्टर जफर सलाम, जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुनील सिंह साहब हैं, जो कि प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनिल गोयल जी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व सचिव हैं IMA के। मेरे साथ आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। पहला सवाल अनुराग भाई आपसे लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक दर्शक के पास चलूंगा और उनसे जानना चाहूंगा, जो आपके नेताजी ने कहा था, सोनम श्रीवास्तव दिल्ली से। सोनम, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है ये बीजेपी की वैक्सीन है, जैसा अखिलेश यादव ने कहा था? नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इस पर मैं अपने विचार रखूंगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले मार्च से लेकर अगर मैं नवंबर तक की बात करूँ, जब कोरोना काल था और लॉकडाउन किया गया था, पूरी जिंदगी सी थम गई थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब रेल के पहिए थमे थे। उस दौरान हमें कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम वैक्सीन बना लेंगे, इस हद तक हम इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। इस पर मैं और अपने आगे विचार रखूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम डॉक्टर्स का, तमाम नर्सों का, तमाम उन ANM का, वैज्ञानिकों को सैल्यूट करती हूँ, जिनकी वजह से आज कोरोना को हमने इस हद तक कंट्रोल किया है। उनका एक अमूल्य योगदान रहा है। अब मैं वैक्सीन पर आती हूँ। जब वैक्सीन बन रही थी, करीब दिसंबर की बात है, दिसंबर के आसपास की बात है, जब वैक्सीन का बनना शुरू हुआ था, तमाम तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे लोगों ने, विपक्षी दल हो या तमाम ऐसे लोगों ने, कि भाई ये तो सरकार की साजिश है, सरकार इसके जरिए जनसंख्या को घटाना चाहती है, मारना चाहती है, नपुंसक बनाना चाहती है। गजब तो तब हो गया जब ये भी अफवाह फैलने लगी कि ये जो वैक्सीन है, इसमें किसी खास धर्म के पूजे हुए पशु पक्षियों का ब्लड भी मिलाया गया है, ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अब इसी बीच किसी लीडर भी कुछ ऐसे सामने आते जो कि कहते हैं पहले प्रधानमंत्री लगवा लें, फिर हम लगवाएंगे। भला हम पहले क्यों लगवाएं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है और पूरे देश को ये संदेश दे दिया है कि जो वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है और हर किसी को लगवानी चाहिए। तो आखिरकार इसमें बीजेपी या किसी तरह की पार्टी का या किसी चुनाव से जोड़कर देखना तो पूरी तरह से गलत है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे जी ठीक है जी ठीक है सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आपके लिए वक्त इतना था। सीधे मैं अनुराग भदौरिया जी के पास चलूंगा। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी की वैक्सीन कब लगवाएंगे आप? रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? मैं आपको साफ बता देता हूं, जब तक इस देश के अंदर में गरीब, जो गरीब जिसका पैसा नहीं होता, गरीब, कमजोर, मजदूर और गरीब किसानों को, बेरोजगारों को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगी फ्री में, तब तक मैं अनुराग भदौरिया वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि देश का गरीब है, जो कमजोर वर्ग है, जो किसान है, जो बेरोजगार है, उसको इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की वैक्सीन है, फ्री में लगनी चाहिए। इसलिए क्योंकि वो बीजेपी की वैक्सीन है, इसलिए नहीं लगवाएंगे? इस प्रोटेस्ट में नहीं लगवाएंगे कि वो बीजेपी की वैक्सीन है? मैं फिर देश के वैज्ञानिकों का सम्मान करता हूं, बीजेपी की वैक्सीन है, देश के वैज्ञानिकों का सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिलीवरी सिस्टम पे हमें हमेशा से विश्वास नहीं रहा है। मत करिएगा, आपके नेता ने साफ-साफ कहा था बीजेपी की वैक्सीन है, कभी नहीं लगवाएंगे इसको। आपके नेताओं ने साफ-साफ कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, कभी नहीं लगवाएंगे इसको। भ्रष्टाचार में डूबी रहती है, जिस तरह से उसने पीपी किट का घोटाला किया, कोरोना काल में कहाँ का भ्रष्टाचार भाई? वैक्सीन बन गई 9 महीने के अंदर, घोटाला किया। तो जिस तरह की घोटालेबाज और झूठी सरकार है, हमें क्या देश को उस पर विश्वास नहीं है? उसको अपनी बात को विश्वास में लाने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ। अरे आपकी बात का विश्वास अपने पड़ोसी को करा लेना, वो भी आपकी बात नहीं मानेगा। अनुराग भदौरिया, टीवी पर चिल्ला लेने से कुछ नहीं होता है।
मुझे ये बात बताइए, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है या नहीं? हाँ या ना? क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है या नहीं? हाँ या ना? फ्री में गरीब जनता को वैक्सीन लगेगी, कमजोर वर्ग को, किसान को और बेरोजगारों को फ्री में वैक्सीन लगेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी फ्री में लगवाएगी कमजोर? सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया। जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं 1.5 घंटे का शो ऑफ पर कर लूंगा। आप ये बताइए, ये बीजेपी की वैक्सीन है या नहीं? हाँ या ना? ये देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, जिसका मैं सम्मान करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार सिस्टम का विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो डिलीवरी सिस्टम है, जो भ्रष्टाचार सिस्टम है, उस पर भरोसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने बनाई है, वैज्ञानिकों ने बनाई है। सुनाइए अखिलेश यादव का भाई, सुनाइए अखिलेश यादव का भाई, क्यों वो वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं? सुनाइए अखिलेश यादव का वो भाई, क्यों वो वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं? सुनवाइए, कहा उन्होंने वैज्ञानिकों का नाम लिया है? सुनवाइए अखिलेश यादव का भाई, कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है, जो काम बीजेपी करे नहीं उसका भी क्रेडिट आप दे दो। सुनवाइए अखिलेश यादव की बाइट फुल फ्रेम में। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, साफ साफ। और आप अपने पार्टी अध्यक्ष की बात को काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो वैज्ञानिकों की बात साफ हो गई। भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बात साफ हो गई। आपके नेता जुमलेबाजी में, हवा में बातें करते हैं, उनमें सब्सटेंस कुछ नहीं होता। आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी उस बयान के लिए जो अखिलेश यादव ने कहा वैज्ञानिकों का अपमान करके कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वैज्ञानिकों का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के डिलीवरी सिस्टम का। भारतीय जनता पार्टी का जो डिलीवरी सिस्टम है, वैज्ञानिकों का सम्मान करते। उन्होंने बोला था हमारी सरकार आएगी फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। जब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता तो हम ये क्यों कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी फ्री में वैक्सीन लगाएंगे? उन्होंने बोला जब सरकार हमारी आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। इसके मतलब देश के वैज्ञानिकों पे हमें भरोसा है। बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी जफर इस्लाम साहब पे भरोसा नहीं है। वैक्सीन बीजेपी की है, प्रधानमंत्री लगवाए। भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे भरोसा नहीं है। माफी नहीं मांगनी चाहिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने अध्यक्ष के बयान के लिए। जफर इस्लाम साहब बोलिए। हमने बोला भारतीय जनता पार्टी के डिलीवरी जो कि आपने वैज्ञानिकों का अपमान किया। देखिए, जो कि आपने वैज्ञानिकों का अपमान किया। दीपक भाई एक आपसे आग्रह है, जो घोटालेबाज उन पे विश्वास कैसे दीपक भाई, बताइए दीपक जी। दीपक भाई, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं कि इनकी आवाज दबा दीजिए, बीच में बोलने की आदत। आवाज क्यों दबा दो? अच्छा, विपक्ष की आवाज दबा दो। कहना चाहता हूं कि मैंने सुना था कि बात हो तो विपक्ष की आवाज दबा दो। मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। इसके मतलब वैक्सीन पे हम सम्मान करते हैं। क्या कोई आप विपक्ष की आवाज सम्मान करते हैं? आप भौंकते रहते हैं, आपको भौंकने की आदत है, इसलिए आप भौंकते रहते हैं। सब समझता है। आप चैनल पे अगर आपको देखता है तो आप हटा देता है आपको चैनल से। पहले ये बताइए, अभी आपको आपने अपने मुखिया का देखा ना, मुखिया को देखा कि नहीं? वो किस तरह से गुमराह कर रहे थे लोगों को, किस तरह से बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करे। आज आपको सन्नाटेदार तमाचा पड़ा आपके और आपके लीडर्स को, उस तरह के लीडर्स को जिन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के आवाज थोड़ा दबाइए, और गलत उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं प्लीज। अरे गलत उदाहरण क्या है दीपक जी? हमने तो बोला था इसी वैक्सीन को हम लोग फ्री में लगाएंगे। हमने तो ये नहीं बोला कि हम वैक्सीन बना के फ्री में लगाएंगे। हमने बोला यही वैक्सीन आप नहीं बता पाए कि बीजेपी की वैक्सीन है कि नहीं। माफी मांगने आपको शो के आखिरी में माफी मांग के जाएंगे। सिर्फ जफर इस्लाम की आवाज जाएगी, सिर्फ जफर इस्लाम की आवाज। जफर भाई बोलिए। प्रशंसा की जाए कम है, उतना कर रही है देश की जनता। आपको इस बात का एहसास है कि देश की जनता प्रशंसा कर रही है प्रधानमंत्री की, इसलिए कि उन्होंने देश की जनता की सेहत का ख्याल रखा, देश की जनता को प्राथमिकता दी। उन्होंने दुनिया में भी अपना नाम कमाया, देश का भी नाम कमाया। देश आज हिंदुस्तान मशहूर है दुनिया में, इसलिए कि सबके काम आता है और देशवासियों के सबसे पहले काम आता है। आपने तो देश बेचने का आप लोगों ने काम किया है और आज कैसी बातें कर रहे हैं। आपके मुखिया क्या बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। अरे साइंटिस्ट को बधाई दीजिए। इतना बेशरम मत होइए कि साइंटिस्ट को ही बधाई देने में आपको थोड़ी दिक्कत हो। हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा कि आप उन लोगों को जाके पूछिए जो कहते थे कि 9% वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ही सिर्फ वैक्सीन लगा पाएंगे 2024 तक। लेकिन आज देखिए
इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से देश सुरक्षित है। आज देश को सीमा पर भी सुरक्षित है और यहाँ जो सेहत पे भी सुरक्षित है। लेकिन एक आप जैसे लोग हैं कि देश के बनाए हुए वैक्सीन को आपने जो किस तरह से नकारा और आज उसके पीछे भाग रहे हैं कि गरीबों को लगाओ। रहे हम गरीबों को लगाएंगे, ये गरीबों के मसीहा मोदी जी हैं, ये सरकार गरीबों की है, हम गरीबों को लगाएंगे, फ्री में लगाएंगे। जो नहीं है, आप अगर आपके मुखिया भी अगर सर्टिफिकेट लेके आएंगे ना कि गरीब आदमी है तो उनको भी फ्री लगवा देंगे और आपको भी लगवा देंगे। अगर आपको ये चिंता है तो मैं आपको फ्री में लगवाऊंगा, जितनी भी आपको कोशिश करिए मैं आपको फ्री में लगवा दूंगा और आपके मुखिया को भी, अगर आप सर्टिफिकेट लेके आइए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना देश की जनता को जो लोग कब आएगा कोरोना का वैक्सीनेशन? क्या आप भी मानते हैं कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है? आलोक शर्मा जी, अनुराग जी और जफर भाई दोनों रुक जाइए प्लीज। एटलीस्ट हैव सम डिकोरम। अनुराग भाई के साथ कभी उम्मीद नहीं की जा सकती उसकी। आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं कि कम समय में वैक्सीन बनाई गई। लेकिन जहां तक बात है अभी जो तमाम बड़े बड़े बात की जा रही हैं, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू भारत हिंदुस्तान और हिंदुस्तान इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी। और कुछ तो बचा ही नहीं है गरीबों के लिए, मतलब मसीहा हैं गरीबों के। वो अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे 80 रुपए। सर माफ कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। सही कह रहे थे, आलोक शर्मा जी, इस शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। देखिए उससे भी ज्यादा बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरा आज मीडिया जगत कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ दीपक जी, अगर इनको ऐसा लगता है तो हाँ ऐसा है। आज देश में जनता मानती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की शिक्षा, देश की सीमा पर भी सुरक्षा कर सकता है, देशवासियों की सेहत की भी सुरक्षा कर सकता है और पूरे दुनिया में भी अगर जरूरत पड़ने पे दुनिया के भी काम आ सकता है। ये वो देश के नागरिक है और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री को बुलवा लीजिए भाई, दुनिया के अच्छा माने जाते हैं। आपको अफसोस इस बात का होगा, मैं समझ सकता हूँ आपके जफर भाई, आलोक जी को कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। आलोक जी को कंक्लूड करने दीजिए। आलोक जी कंक्लूड करिए। नहीं कुछ और बच गया हो तो पहले बोल लीजिए भाई, मैं चुप बैठूंगा, बीच में मत बोलना। इन्होंने कहा कि साहब बोलने के लिए तो है, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी। इतनी अचीवमेंट है कि पूरी रात निकल जाएगी और जब आपका किस्सा बताने लगेंगे जो जिस तरह से आपने देश के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है देशवासियों के साथ, भगवा रंग पहना हुआ है, थोड़ी अच्छी बातें करते हैं पंडित आलोक शर्मा जी। ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ और रह गया भाई? नहीं मैं दीपक जी, पंडित आलोक शर्मा जी हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं, चाय वाय भी पिलाते हैं हमको, मैं भी चाय पीता हूं उनके साथ। लेकिन जब ये इस तरह का तर्क देते हैं तो मुझे अफसोस होता है। कम से कम आज तो कहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने देश का नाम रोशन किया, 70 दुनिया के 70 ममालिक को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, देश के लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, स्वयं लिया, ताकि जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे स्वयं लिया। अब क्या कहेंगे? कुछ कहने को बचा है क्या? क्या भी वही रोना पीटना है, वही कोसना है? इसलिए कि आपके पास कुछ कहने को तो है नहीं। कोसिए, चलिए कोसिए। दीपक जी कुछ और रह गया हो तो इनसे पूछ लीजिए, वो बोल शुरू हो जाइए भाई। नहीं आप बोलिए ना भाई, कुछ रह गया हो। अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले आप सोच लीजिए। आपका पेट भरता नहीं जब प्रधानमंत्री को बिना गाली दे, आपका पेट भरता नहीं है तो दे दीजिए गाली। चलिए, हम तो कटघरे पे खड़े रहते हैं देश की सेवा में। आप जैसे जो बड़े पार्टी के लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा, उनसे गाली खाना पड़ता है हमें। खा लीजिए, खा लेंगे। बोलते रहिए। कुछ और रह गया? मैं बोलूं अब दीपक जी? बोलता रहूंगा। बोलिए आलोक जी, व्यक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बोलिए ना आलोक जी प्लीज। मेरे दोस्त बहुत कुछ रह गया है, दिल में बहुत दर्द है, दिल में दर्द है पंडित आलोक शर्मा जी, दिल में बहुत दर्द है। आप जैसे लोग जिन्होंने देश के दीपक जी नहीं रोक रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। दीपक जी ने पूरी छोड़ दे रखी है बीजेपी वाला। बोलिए। नहीं दीपक जी क्यों रोकेंगे? दीपक जी आपको भी नहीं रोक रहे, कह रहे हैं आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कर ले दीजिए। आगे भी बहस बढ़ानी है, मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ने वाले हैं। आलोक जी। दीपक जी देखिए, 2 महीने से पहले हम देख रहे थे विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष जो थे उन्होंने अपना टीका लगवाया। तब भी सवाल आया था कि जो बड़े लीडर्स हैं उनको पहले लगना चाहिए, तो इसमें क्या गलत था? किसने अविश्वास की बात की? दूसरी बात, 2 महीने हो गए, तमाम शासनाध्यक्षों को अपने यहाँ पर टीका लगवाते हुए कोई रजत नहीं। हम तो सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, धन्यवाद हमारे वैज्ञानिकों का, लेकिन कितने हिंदुस्तान के लोगों को अभी तक टीका लगा? 0.8%।
यूएसए में कितना लगा है? 25% पॉपुलेशन को। दूसरी बार जब भी वापस मैं 9 बजे तक मुझे लगे यार आप और समय दे दीजिएगा, मैं अपनी बातें पूरी करूंगा। दीपक जी मैं चुप रहूंगा। बीजेपी को छूट है मीडिया में जाके चुप रहिए। अच्छा है कि चुप रहिए, पार्टी का कुछ भला कीजिएगा। अगर आप नहीं खोलते ही आप लोग जो है चला जाऊंगा। नहीं, आप लोग अच्छा है कि चुप रहिए। अगर आप वो खोलते हैं देशवासियों के, देशवासी जो है ना आपकी तरफ से जो है परेशान हो जाते हैं। दोनों अच्छे नहीं लगते, सब आदमी आप दोनों, आपको पूरा वक्त दूंगा जफर इस्लाम जी, बोलने दीजिए। अरे सर, आपकी पार्टी तो उखड़ चुकी है, आप उठ जाइएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पार्टी तो खड़ी चुकी है आपकी। दीपक जी थोड़ा सा शर्म लिहाज बची नहीं है सरकार में, ना प्रवक्ता हूँ ना कंटेंट होता है दूसरों को उठ जाइए चले जाइए इस तरह की शब्दावली। इतना इम्पोर्टेंट सब आप पे ही बची है। या तो चुप कर लीजिए, मैं फिर अपशब्द बोलूंगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर इस देश के अंदर पहली बार वैक्सीन नहीं बनी। जफर भाई खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, सुन तो लीजिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू। पूरे देश का मजाक बना दिया, अर्थव्यवस्था का मजाक बना दिया, कोरोना का मजाक बना दिया इन लोगों ने, और टीवी पे बैठ के बकवास करते हैं। सुनिए शांति से, इस देश के अंदर टीबी हो, मीजल्स हो, काली खांसी हो, पोलियो, मैं अभी जवाब दूंगा हर व्यक्ति। दीपक भाई मैं जवाब दूंगा यार। दीपक जी मैं उठ जाता हूँ। जो देश के हित में कभी काम किया नहीं, सब परिवार के हित में काम किया, क्या सुनाएंगे आपको? सुनाइए, मैं सुनने के लिए मुझे नहीं तैयार हूँ। लगता आपको सब गेस्ट को बुलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बिल्कुल जवाब देंगे सैयद जफर इस्लाम जी, आप बिल्कुल जवाब देंगे। आलोक शर्मा को बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। तो क्या बोलना है बोलिए, मैं आपका तर्क दूंगा। चलिए मैं चुप होता हूँ। दीपक भाई अगर आप जैसा सीनियर एंकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है तो फिर गोदी मीडिया और मीडिया जो लोग कहते हैं ना वो बिल्कुल सही कहते हैं। अब जरा उत्तर सुनने दीजिए ध्यान से। इस देश के अंदर टीबी से लेकर पोलियो तक के वैक्सीनेशन हुआ, किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं लिया इस जनता से। पहली बार एक व्यापारियों की सरकार आई है जो बेल्जियम को तो 157 रुपए में वैक्सीन दे रही है, लेकिन अपने देशों को अपने देश के लोगों को 250 रुपए तय कर दिया है। ये 93 रुपए का डिफरेंस है, ये क्यों है ये देश जानना चाहता है। आज सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, हम जब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं तो हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन 0.8% है, और बाकी देश जो हमसे ले रहे हैं उनके यहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन में दोबारा से, गुजरात में मेरे एक रिलेटिव की पूरी फैमिली कोरोना में है। क्या कहेंगे आप? वैक्सीनेशन का हमारा जो प्रोसेस है वो स्लो क्यों है? वो स्लो इसलिए है कि इस सरकार को कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले बिहार का चुनाव लड़ रही थी, अब मोदी जी और तमाम लोग तमिलनाडु, बंगाल और सब जगह का चुनाव लड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। 1.5 करोड़ के करीब लोग रिकॉर्डेड कोरोना से ग्रसित हो गए, लेकिन वह मोदी जी ने बस पता नहीं क्या कर दिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो वहां मोदी जी, पता नहीं मोदी जी ने क्या कर दिया, और ये विपक्ष गद्दार है, विपक्ष सवाल पूछता है। आज सवाल ये है कि 70 वर्षों से जिस देश ने पूरी आबादी को मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्री वैक्सीनेशन देने का 50s, 60s और 70s में जब कार्यक्रम थे, आज तो देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करता है। फिर ये पैसे क्यों आ रहे हैं? बेल्जियम को हम 157 रुपए में देंगे, लेकिन अपने देश में हम 250 रुपए तय करके और ये नर्सों की जांच बताएंगे कि नर्स कौन से राज्य की है, ये इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। दुर्भाग्य नहीं है देश का। मोदी जी मन की बात करेंगे लेकिन तमाम चीजों की बात नहीं करेंगे। हमारे देश में वैक्सीनेशन, पोलियो का आज भी घर घर जाके दिया जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। यही हाल जब था कि जब नोटबंदी हुई, कांग्रेस ने सवाल पूछा कि नोटबंदी का जो असर है वो गलत है। नहीं, कांग्रेस के पास काला धन है। अरे भाई, एक व्यक्ति को तो भेज देते जेल में। नोटबंदी में कितना बड़ा गबन हुआ। हमने कहा जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन गलत है। ना, बहुत अच्छा है, कांग्रेस को ही दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है सवाल उठाना इस देश के अंदर देशद्रोह हो गया। दीपक जी, मैं 9 बजे तक हूँ, इजराइल जवाब देने का मौका दे दीजिएगा प्लीज। 80% से ज्यादा, इजराइल में 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गई। हमारे देश में कितनी वैक्सीनेशन हुई है जरा बताएंगे आप? जरा अभी एक सवाल आया, इतना बड़ा देश है सर, दिल्ली के बराबर का तो इजराइल देश है, शायद उससे भी छोटा होगा। नहीं कर देते, कम से कम उससे भी छोटा होगा इजराइल। सर, कद्दू के साथ अंगूर का तो मत तुलना करिए ना। अरे साहब, मैं तुलना किसी भी देश की जा सकती है, मैं परसेंटेज की तुलना कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की नहीं कर रहा हूँ। दीपक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ। आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आलोक जी, लंबा बोलिए, आपने सीधे चलते हैं जफर इस्लाम के बाद। आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री जो टीका लगाने गए उसमें भी इवेंट मैनेजमेंट था। पांडिचेरी की नर्स थी, केरल की नर्स थी। आलोक जी, अब रुक जाइए ना प्लीज।
आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, अब रुक जाइए ना। नहीं, बिहार आप भी चुनाव अनुराग में भदौरिया की तरह एक्सप्रेस गाड़ी भगा देते हैं आजकल। मिनिस्टर ने कहा था आज 250 रुपए कहाँ से आ गए बीच में, इसका उत्तर है कोई? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए कैसे लेंगे आप तो आलोक बिहार के शर्मा के चुनाव में वो क्रिटिसिज्म वोट को? मांगी थी, इतना कम उत्तरी देते कि हम वैक्सीनेशन सबको क्यों हुआ हमारे यहाँ 250 पर? रुपए की पर्ची कटेगी पहले। आपने कहा सबसे बड़ा है, भाई कहाँ से सबसे बड़ा आलोक बताइए जी, जरा। आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए, नहीं, थोड़ी बताइए सी। आप जरा, सुन लीजिए थोड़ा और भी सा। आंकड़े हैं, एक सवाल का जवाब नहीं पहले मिलेगा बात आपको। तो कि आज आप नहीं, लोग एक मिनट केवल सुन लीजिए। लफाजी कर सकते हैं, जाइए उठिए भागिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, अभी आपके बाद आप उठ के जा आप रहे थे उत्तर तो मैं दीजिए चुप ना, से बेल्जियम सुन को लिया आपकी 157 बातें, में और ताकि आप हिंदुस्तानी को 250 उठ के ना जाइए, नहीं तो कहिएगा सीधा कि सवाल, आप सीधा मीडिया उत्तर को गाली दीजिएगा। इतने वरिष्ठ पत्रकार आप दीपक भाई को गाली दे रहे थे, इसलिए मैं मैंने चुप हो गाली नहीं गया। दी किसी को। उनके मैंने मान कहा कि सम्मान में मैं दीपक चुप भाई गया, इसलिए नहीं कंट्रोल चुप हो गया करें। कि और आप आप बेतुकी जैसे बातें कर रहे मीडिया को थे। अब भी- सुन लीजिए, मीडिया को अब भी आप सुन बदनाम लीजिए, करवा रहे हैं आप जब जैसे आपको आम और इमली का फर्क नहीं, सुन लीजिए ना। अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब कंपेयर किया कीजिए ना, तो कंपेयर कीजिए कि इस चीज को, जिससे लगे कि आपको थोड़ी सी जानकारी है। अरे भाई, आज जिस तरह का आपके 20% आबादी, 18-19% दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में बसती है। आप परसेंटेज में देखिए कितने जो कोरोना से जो है प्रभावित हुए हैं, कितने लोग अच्छे हुए, कितने लोग, सब परसेंटेज भी आप देख लीजिए। परसेंटेज टर्म में देखना है, पॉपुलेशन के संदर्भ में देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर उसका तब देखिए कि कितने लोगों को एक्चुअल नंबर्स में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और किस तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। और आप ही के लोग, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जब आर्टिकल लिखते हैं 9% वेस्टर्न वर्ल्ड को तो मिल जाएगा वैक्सीन, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान को 2022-23 से पहले वैक्सीन नहीं मिलेगा। आज देश की जनता वैक्सीन और मिल गया, देश की जनता को वैक्सीन मिल रहा है, देश की जनता खुश है। आप क्यों बौखला रहे भाई? कल तक तो कह रहे थे वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। आज वैक्सीन आ गया तो बौखलाहट आ गई। कल को प्रधानमंत्री नहीं लगा रहे थे, पहले ही शॉट में पहले प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए था, आज लगा लिया तो प्रधानमंत्री क्यों लगाए? देखिए, ऐसे जब करते हैं ना, पार्टी तो आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत आबरू बची, वो भी खत्म हो जाएगी। जनता आप लोग को किसी तरह से बख्शेगी नहीं, इसलिए कि आप लोग के पास कोई पॉलिटिकल तर्क नहीं है। आप लोग के पास आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इसलिए देश की जनता ने आपको नकार दिया है। आप बहुत दिन तक बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। देश के साथ सज्जन व्यक्ति है, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। आप तीनों लोग लगातार शोर किए जा रहे हुए हैं। सुनील सिंह साहब, आप मुझे बताइए, आप विपक्ष की इन आलोचनाओं को कैसे लेते हैं? क्या आलोचना करने लायक भी इनके तर्क है? सुनील सिंह जी, किलों के बराबरी पे बोले जा रहे हैं, उनको चुप कराइए ना, हम लोग तो बोले। दीपक जी, पहले तो अन्य लोगों को चुप कराएं। आपको मेरी याद तो आई। अरे मैं तो जा रहा हूं, पहले अन्य लोगों को चुप करा ले। अनुराग भदौरिया जी को वोकल नहीं सर, आपको नहीं बोल रहा मैं। अनुराग भदौरिया जी को वोकल डायरिया होता है, उनको मैं सुझाव दे रहा हूं, इसलिए पहले उनको चुप करा लीजिए, फिर मैं थोड़ा बोल लूं। देखिए, आज के दिन में भारत आज के दिन में आज के समाजवादी थोड़ी डरते हैं। देखिए उनके वोकल डायरिया को, उनको तो एक तो काम की बात वो बोलेंगे नहीं। भदौरिया जी को म्यूट करिए दीपक जी, इसीलिए आप भदौरिया जी को, भदौरिया जी, अरे आप मुझे बोलने दे। देखिए, दर्द का टॉनिक सिनकारा खा के आते हैं। देखिए तो मेरे शो में आप दर्द का टॉनिक सिनकारा खा के आते हैं। क्या खा के जवाब दे दीजिए, इसी बात का जवाब दे दीजिए। क्या खा के आते हैं पता नहीं। तो अखिलेश यादव निकाल देंगे। देखिए, दर्द का टॉनिक सिनकारा खाते हैं आप। दीपक जी, कुछ भी कहिए, मैं कह रहा हूं हमें मुझे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिनकारा। ऐसा है कि उनका तो मामला ही समेट गया सब। अब किसी की आवाज नहीं, सिर्फ सुनील सिंह जी की आवाज आएगी। सिर्फ सुनील सिंह जी की आवाज आएगी, सिर्फ सुनील सिंह जी की आवाज। मैं तो दीपक जी, मैं चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकता। मैं कुछ बता दूं कि आज के डेट में कोरोना के मामले में भारतवर्ष विश्व गुरु निकल के बना है। ये कोरोना नियंत्रण के मामले में हो, कोरोना के इलाज के मामले में हो, कोरोना के टीके का इजाद के मामले में हो, कोरोना के टीकाकरण की प्रक्रिया के मामले में हो, पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। और हिंदुस्तान ने 2 इंडिजिनस टीके बनाए। कोरोना में मोर्टेलिटी रेट यहाँ सबसे कम है। हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी देशों में, अन्य देशों में टीका दिया। खासकर मानवता के नाम पर वैसे देशों को भी दिखाई दिया जो देश भारत से बहुत फ्रेंडली ना है।
क्योंकि भारत में वैश्विक विश्व गुरु बना है भारतवर्ष ने। इसके लिए साधुवाद है प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और इतनी जो चिल्लम चिल्ली फ्री वैक्सीन के लिए हो रही है, फ्री वैक्सीन सरकार ने पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध कराया है। और जो लोग पेड करना चाहे पेड के लिए है, मगर बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि सारे लोगों को फ्री टीकाकरण होगा। केंद्र सरकार ने भी सरकारी अस्पतालों में फ्री टीकाकरण का प्रोविजन रखा है, इसे लेना हो फ्री ले लें। और इसके टीकाकरण पर लेकर के इतने बड़े घपले की बात जो आलोक शर्मा जी कर रहे हैं, तो आलोक शर्मा जी ने मीडिया के प्रति कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो मुझे लगता है कि उन्हें वापस लेना चाहिए। मैं तो वैसे सभ्य समाज में वैसे शब्दों का प्रयोग वर्जित है, खासकर मीडिया के लिए, जो मीडिया इतने सम्मानित और चौथे खंबा है। इसके साथ ही आलोक शर्मा जी ने जो पूरे आपने जो कहा, जैसे अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मुझे लगता है कि सरकारी कानून बनाकर टीकाकरण कंपलसरी हो, क्योंकि एक भी अगर टीकाकरण छूटेगा तो बीमारी नियंत्रण नहीं होगा। और आज टीकाकरण की प्रक्रिया इतनी सहज है, इसे देखिए अनुराग भदौरिया कमिट क्यों नहीं कर रहे, मैं बताता हूँ। सुनील जी, योगी जी ने कहा है कि जो टीका नहीं लगवाएगा वो पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले अनुराग भदौरिया को ही पकड़ने पहुंचेंगे। वो बार बार चिल्ला कर बोल रहे हैं बीजेपी का टीका मैं नहीं लगवाऊंगा। तो सोच लीजिए योगी जी की पुलिस अनुराग भाई आपके पास आने वाली है। पहले गरीब को लगे फ्री में, कमजोरों को लगे, किसानों को लगे फ्री में। जब यहाँ पे जो अनुराग जी सारे गरीबों को फ्री में लग रहा है, अनुराग जी सारे गरीबों को फ्री में लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ गरीबों में आप भी आते हैं, पार्टी का नहीं है, ये एक विपक्ष की एक नकारात्मक सोच है। विपक्ष की अच्छा बिलो तो पावर्टी लाइन में आते हैं टीकाकरण को उसने ये लेबल किया है कि किसी अमुक पार्टी का। भदौरिया जी बिलो तो पावर्टी लाइन में आते हैं। आपकी देश की गरीब जनता को बिलो तो पावर्टी लाइन में आते हैं भदौरिया जी। मैं देश की गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं देश की कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं देश के बेरोजगारों के लिए लड़ रहा हूँ। सर कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, जो सक्षम है वो खुद अपनी जेब से लगवाएगा, जो नहीं है उसको सरकार देगी। मैं सीधे गुरु प्रकाश जुड़ गए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मैं चलूंगा आलोक शर्मा के पास। आलोक शर्मा जी, मैं राहुल गांधी के कुछ ट्वीट्स की बात करता हूँ। पहला उन्होंने कहा कोरोना का ठीक से नियंत्रण नहीं हो रहा है, ठीक बात बोली थी, बाद में वो सही निकली। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों ने भी उनकी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई टीके पर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मजदूर जा रहे हैं वो गलत है। बात तो सही वो ट्विटर पर बोलते रहे, लेकिन ट्विटर से आगे कभी निकल नहीं पाए। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये है कि राहुल गांधी ने इस पूरी लड़ाई के दौरान मोदी जी से वॉर सिर्फ ट्विटर पर लड़ी और किसी फ्रंट पर नहीं। और अगर शायद इसके साथ वो खड़े होते कोरोना वाली भारत की लड़ाई के साथ, तो शायद उनका एक बड़ा ओहदा ना होता आज की तारीख में। देखिए, मुझे लगता है कि आज तो देश में कोई सवाल भी पूछ ले तो देशद्रोही हो जाता है। उन्होंने ट्वीट कर दिया, उसी के ऊपर मीडिया के बहुत जगत के बहुत लोगों को बहुत आपत्ति रही। आज भी आप उसी अंदाज में वो सवाल पूछ रहे हैं, दीपक जी, दुख है मुझे इस बात का। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी है और देश के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है, महामारी नहीं। 20 दिन बाद उनकी आंख जगी, अरे क्या हो गया, क्या उन्होंने गलत कहा था? उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था की सुनामी आने वाली है। जब -23.9% GDP चला गया, बीजेपी को जब समझ आई। मुझे लगता है कि विपक्ष का काम सरकार को जगाना है। और कोरोना के काल में हमने तो देखा कि सरकार घंटी बजवा रही थी, थाली पिटवा रही थी, और हम जगा रहे थे उनको। आप क्या सोचते हैं कि कोरोना के काल में हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए था? आज की तारीख में तो धरना प्रदर्शन करना भी नक्सली हो जाता है। जो भी लोग आज किसानों के मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या कहा उसको, सब लोगों ने कहा, और मीडिया जगत के बहुत लोगों ने भी कहा। मुझे दुख है इस बात का। क्या पलायन के ऊपर जब सरकार से पार्लियामेंट में पूछा गया कि कितना पलायन हुआ है, सरकार ने कहा हमारे पास आंकड़ा नहीं। सरकार से पूछा गया भाई कितने मजदूर मर गए इस कोरोना काल में पलायन करते हुए, बोला हमारे पास आंकड़ा नहीं। मन की बात करने का टाइम है, लेकिन आंकड़ा नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ऊपर ताला लगा दिया इन्होंने। 2016 के बाद सब आंकड़े आने बंद हो गए। हमने कहा कि कोरोना का बुरा हाल हो रहा है, आप इसको ठीक कीजिए। नहीं, कांग्रेस झूठ बोल रही है, अभी 2000 केस हैं, अगर ऐसा नहीं होता, मोदी जी नहीं होते तो 5 लाख केस हो जाते। मुझे प्रवक्ता का स्टेटमेंट याद है, आज तो 1.5 करोड़ से ऊपर केस चले गए जो रिकॉर्डेड है। अब क्या कहेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। अरे भाई, इतने हॉस्पिटल्स का नेटवर्क दिया पिछली सरकारों ने, इतने डॉक्टर्स आपको दिए, इतने मेडिकल कॉलेजेस दिए, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। जो किया बस मोदी जी ने किया।
अभी भी कह रहे हैं सबसे बड़ा हमने वो चला दिया। भाई कैसे चला दिया? ना आंकड़ों के आधार पर आप कह रहे हैं कि सब हम फ्री दे रहे हैं। सरकार ने अभी तक कितने कोरोना के वैक्सीन खरीदे? जितना ऑर्डर दिया था उसका 25% अभी तक डिलीवर हुआ है, क्योंकि पेमेंट नहीं दे रही है सरकार। क्या सच्चाई है कि नहीं है इसमें? इन्होंने कहा सबसे ठीक है। आलोक जी यहाँ पर आपको मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। बड़ी लंबी तकरीर करी है दोनों आपने, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मेरे साथ रामदास अठावले जी जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। सीधे चलता हूं अठावले जी के पास, और उसी के साथ मेरे साथ टीएस सिंहदेव साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा रामदास अठावले जी के पास। अठावले जी, जानना चाहता हूं वैक्सीन लगवा ली आपने? हाँ, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगता है दिन, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ले लिया है वैक्सीन। तो मैं भी वैक्सीन लेने वाला हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देश के तमाम लोगों को अपील की है कि अगर अपने को ज़िंदगी को बचाना है और कोरोना को नचाना है तो वैक्सीन लेना बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो ज़रूर मैं भी दिल्ली आऊँगा, तो मैं दिल्ली आने के बाद मैं वैक्सीन ले लूँगा, और हर आदमी ने वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। इसीलिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन ले लिया है। इसीलिए जिस नरेंद्र मोदी जी ने पूरे साल भर में किया है कोरोना का सामना, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साल भर में किया है कोरोना का सामना, और उन्होंने वैक्सीन लिया। इसीलिए मैं देता हूँ उनको मेरे तरफ से शुभकामना। तो उन्होंने वैक्सीन लेकर एक बहुत ही बड़ा आदर्श अपने सामने रखा है, और इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। दीपक चौरसिया जी। अठावले जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई सारे विपक्षी दल हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ है जिस वैक्सीन को पीएम ने लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कह रहे हैं कि 64 साल के ऊपर से लोगों पर यह वैक्सीन कारगर नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 64 साल के लोगों को क्यों, हमको तो जवान लोगों को लगाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे इन तमाम बयानों पर? ये बयानों पर मैं यही कहूँगा कि भाई जिनको वैक्सीन नहीं लेना है वो मत ले ले। मतलब उनको उनके ऊपर कोई फोर्सफुली उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। जो बचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो वैक्सीन लेना है, तो उन्होंने वैक्सीन लेना है। अगर ये उल्टा सीधा बयान देने की आदत कांग्रेस पार्टी को है, माननीय राहुल गांधी जी हर बात पर मतलब उल्टी सीधी बात करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो खुद बदनाम हो जाते हैं। उसका कोई कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर काफ़ी लोग नाराज बनते जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद और 28 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा का खोला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वैक्सीन के संबंध में और कोरोना के संबंध में ऐसी बात करना अच्छी बात नहीं है। आपको दवा नहीं लेनी तो मत लीजिए, लेकिन लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर में लोग वैक्सीन ले रहे हैं, और अपने इंडिया में जो वैक्सीन तैयार हो रहा है उसको अपने इलाज के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन लेने की आवश्यकता है। अगर ये कांग्रेस के नेता अगर उल्टी सीधी बात कर रहे दीपक जी, तो उसके लिए हमारा कोई ना इलाज है। वो जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन लोगों को मेरा अपील है कि आप सब लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए और कोरोना को जवाब देना चाहिए। कई कांग्रेस के नेता बार बार ये बोल रहे हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कि वैक्सीन देश के सभी लोगों को फ्री मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है सभी को वैक्सीन फ्री मिलनी चाहिए या गरीब तबके को वैक्सीन फ्री मिलनी चाहिए? एक आदमी जो लाखों करोड़ों रुपए महीने के या साल के कमाता है, उसको क्या 250 रुपए की वैक्सीन मुफ्त दी जानी चाहिए? नहीं दीपक जी, लोग जो बोल रहे हैं कि भाई सबको फ्री में वैक्सीन देना चाहिए, उसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग है, आम आदमी है, ऐसे आम आदमी को फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 1-2 लाख पेमेंट लेते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जमींदार हैं, ऐसे लोगों को फ्री में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम आदमी को, गरीबों को वैक्सीन फ्री में देना चाहिए। और इसीलिए मेरा कहना यह है कि सभी लोगों को वैक्सीन फ्री में देना संभव नहीं है, और सभी को फ्री में वैक्सीन नहीं भी देना चाहिए। दीपक जी। मंत्री जी, आपका मंत्रालय जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है।
ज़्यादातर कमज़ोर तबके के लोग उससे जुड़े हुए हैं। क्या आपके मंत्रालय ने कोई प्लानिंग की है, कोई लिस्ट बनाई है ताकि इन तबकों से जुड़े हुए लोगों को प्रॉपर एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया जा सके? हाँ, तो जो हमारा मंत्रालय के तरफ से तो कोई अभी तक प्लानिंग नहीं किया है, लेकिन जरूर मतलब आपने जो प्रस्ताव रखा है उसके मुताबिक वैसी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी इस पर सोच रही है, और बाकी के राज्य सरकारों ने भी मतलब इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार भी अपने बजट से क्या मदद कर सकती है वो भी करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे मंत्रालय ने वो तो नहीं तो सोचा है, लेकिन जरूर हमारा मंत्रालय भी हमारे अंडर आने वाले जो लोग हैं वैसे मेरे मंत्रालय के अंडर कम से कम 85% लोग आते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग, फिजिएंटी के लोग, ओबीसी लोग, ओल्ड एज के लोग, निराधार लोग, दिव्यांगजन लोग, ऐसा पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय का है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे मंत्रालय के बारे में भी जरूर हम तो सोचेंगे, लेकिन हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री इसके बारे में गंभीरता से सोच रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, और गरीबों को फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए, इसके लिए जरूर हमारी कोशिश है। और राज्य सरकारों से मेरा अपील है कि भाई राज्य सरकारों ने भी इसमें मदद करने की आवश्यकता है। दीपक चौरसिया जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूं सर आपसे, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है। मंत्री लोग जब वैक्सीन ले रहे हैं तो वो अपनी तरफ से पैसे भी दे रहे हैं, यानी 250 रुपए। क्या आप भी पैसे देकर वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ, मैं पैसे देकर ही वैक्सीन लगाऊंगा। मैं मेरे फैमिली के साथ जब मैं वैक्सीन ले लूँगा तो मैं मेरा जो जितना पैसा है उतना पूरा पैसा हम दे देंगे। हमको फ्री में वैक्सीन नहीं चाहिए, अगर हम दे सकते हैं तो हम दे देंगे। जो लोग देना चाहते हैं या दे सकते हैं उन्होंने देना चाहिए, जो नहीं दे सकते उनको फ्री में वैक्सीन देना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर पैसा देकर ही मैं वैक्सीन लेने वाला हूँ। दीपक जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रामदास अठावले जी, और हमसे दो टूक बात करने के लिए। सीधे चलता हूं वापस अपने पैनल पर, आलोक शर्मा जी पर वापस आऊंगा। आलोक शर्मा जी, बड़ा सवाल यहां पर यह था कि आखिरकार वैक्सीन सबको फ्री में लगे या ना लगे। जो संबंध, जो हमारे देश में भी कई लोग अच्छे आय वाले लोग हैं जो पूरी तरह से संबल हैं कि 250 रुपए की वैक्सीन लगवा सके। आपने एक अंतर बताया 135 या 95 रुपए का, जो हम दूसरे देशों को आयात कर रहे हैं। हो सकता है उसके पीछे कोई टेक्निकल खामी हो, लेकिन मैं समझना चाहता हूं जो लोग पैसे देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं वो फ्री में क्यों लगवाएं? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, मैं आपकी हिम्मत की दाग देता तो जिन मंत्री महोदय से अभी आप बात कर रहे थे उनसे आपको पहला सवाल ये पूछना चाहिए था कि भाई गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना जिन लोगों ने नारा दिया था मंत्री होते हुए, आज वो वैक्सीन की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन आपने पूछा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पूछा आपने, ये तो आप ही ज्यादा बता सकते हैं बेहतर। ये वही मंत्री थे जिन्होंने कई गाने दिए थे। नहीं तो गो कोरोना तो हो रहा है ना सर, उन्होंने मजाक में बनाया था वो गो कोरोना हो रहा है वैक्सीन के बाद। सर मजाक में नहीं था, इनके सांसद शंख बजा रहे थे, इनके सांसद मिट्टी का लेप लगा के बैठे थे, और फिर सबको कोरोना हो गया इनको। तो वो भाभी जी पापड़ बेच रहा था एक मंत्री, उसको भी कोरोना हो गया। सब एम्स पहुंच गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए हॉस्पिटल में। खैर चलो, वो समय चला गया, सब स्वस्थ रहे, हम तो यही कामना कर रहे हैं। लेकिन आज मैं मंत्री जी से पूछना चाहता था कि 0.1% लगभग, मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैं हो सकता है थोड़ा बहुत 19-21 भी हो, कि 62 लाख लोगों को लगभग अभी तक, हेल्थ कर्मी और जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको 62 लाख लोगों को लगभग अभी तक वैक्सीन मिल चुकी है। बहुत अच्छी बात है। देश की आबादी 135 करोड़ के करीब है। 2 महीने लगभग हो चुके हैं इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को, 2 दिन 4 दिन कम ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसी स्पीड से चलते हैं तो 25 महीने लगेंगे। क्या ये प्रोग्राम 25 महीने चलना चाहिए था? हमने सवाल पूछा भी क्या प्लान है? आप कह रहे हैं, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि जो 250 रुपए दे सकता है वो 250 रुपए क्यों ना दे। मैं समझता हूँ इसमें कहीं आपत्ति नहीं कि क्यों ना दे, लेकिन सरकार ये तो बता दे कि किसको 250 देने और किसको नहीं देने हैं 250। सरकार कहे वो 50 करोड़ लोगों को हम फ्री देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। 85 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है आपका। सीधे इसी का जवाब गुरु प्रकाश जी से लेते हैं। नहीं, एक अंतिम छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुरु प्रकाश जी बताइए, जो लोग स्वेच्छा से कह रहे हैं हम नहीं, और बिहार से ही आते हैं। बिहार में जब चुनाव था, देश की वित्त मंत्री ने पटना में जाके कहा कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। अब ये को पटना वाले प्रवक्ता महोदय थे, वो जेडीयू वाले, वो जेडीयू की तो नाक पकड़ रखी है बीजेपी ने,
क्या हाल किया चिराग पासवान के, वो कुछ समझ रहे हैं। लेकिन आप केवल ये बता दीजिए भाई कि बिहार की जनता को फ्री वैक्सीन का वादा इसी सरकार ने किया था। दीपक जी, अब क्या हो गया? मुझे लगता है 250 रुपए लगेंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक भाई, वक्त कम है मेरे पास, जवाब ले लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, बोलने का मौका देंगे सर। जिसको फ्री उसको बता दिया जाए, जिसको पैसा देना उसको बता दिया जाए। क्लैरिटी क्यों नहीं दे रही है सरकार? बताइए ना, क्या पॉलिसी है आपकी, क्या पिक्चर है, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं इसमें? मतलब नहीं देखिए, ऐसा है दीपक जी, अरे भैया मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आलोक जी, आप जानते हैं। देखिए, जिस प्रकार आंदोलनजीवी हैं उसी प्रकार कुछ भ्रमजीवी हो गए हैं देश में, और भ्रमजीवियों का काम बस हो गया कि बात बात पे भ्रम फैलाना। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, इतने ईजी तरीके से, चाहे कोविन हो, चाहे आरोग्य सेतु ऐप हो, वॉक इन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, सरकारी स्थानों पे मुफ्त टीकाकरण होगा। ये बार बार समझाने पे भी लोग नहीं समझ रहे हैं। दिक्कत इस बात से लोगों को होती है दीपक जी, कि जो वीआईपी कल्चर, जो एक इंटाइटलमेंट का कल्चर था इस देश में, वो समाप्त हो गया है। अब देखिए, ये या तो ये बहस कर लेते हैं आलोक जी, बात सुन लीजिए ना। नहीं, या तो हम लोग बहस कर लेते, कोई तर्क आपके पास तर्क होता नहीं, आप बीच में बोलते हैं। आपके पास तर्क होता नहीं, आप बीच में बोलते हैं। यही तो दिक्कत है ना, आपके पास तर्क होता नहीं, आप बीच में बोलते हैं। आप एक्सपोज होते हैं पूरे देश के सामने ये कहते हैं, आप एक्सपोज होते हैं, अपने संगठन और अपने संस्था का परिचय देते हैं, आप बीच में बोल करके। पास सिर्फ 30 सेकंड है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। नहीं दीपक जी, यही दुर्भाग्य है, ये बार बार ऐसे बीच में डिस्टर्ब करके अपने संगठन और अपने संस्कार का परिचय देते हैं, बहुत गलत है। देखिए, इन्हें समस्या इस बात से है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। अर्जेंटीना में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है आलोक जी, वहां पे हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा है वीआईपी कल्चर की वजह से। यही वीआईपी कल्चर जो दामाद को आप लोगों ने फर्स्ट सिटीजन बना के रखा हुआ था, इस वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती कल्चर, वीआईपी कल्चर और लाल बत्ती कल्चर पे आक्रमण हुआ है। ये आप लोगों को ये बात पच नहीं रही है, आप लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि आम नागरिक, सफाई कर्मचारी, वाल्मीकि समाज का आदमी, दलित समाज का आदमी, सफाई कर्मचारी को अगर पहले सफाई कर्मचारी को वैक्सीन लगे तो आपके पेट में दर्द होता है। दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों बोल रहे हैं और दोनों की आवाज कहीं दर्शकों को समझ नहीं आ रही है। इसीलिए मैं अनिल कुमार गुप्ता के, अजीत कुमार गुप्ता के पास गाजियाबाद चलता हूं। अजीत, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है, उसके बाद क्या सब शक दूर हो गए हैं? सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। सभी को मेरा नमस्कार। और ये जो चर्चा हो रही है, मुझे चर्चा देखकर एक आम आदमी के तौर पर बहुत ही ताज्जुब हो रहा है। ये मेडिकल साइंस है, इसमें इतना राजनीतिकरण क्यों? ये तो दवाई है और सारा देश को गर्व का महसूस हो रहा है। लेकिन अभी बात हो रही है कम दवाई लगी। कम दवाई इसलिए लगी, कम वैक्सीनेशन इसलिए हुआ कि लोगों को में भ्रम हो गया। भ्रम किस लिए हुआ? क्योंकि इसका आपने राजनीतिकरण कर दिया। दवाई आई है, मेडिकल साइंसेस से आई है, डॉक्टर्स ने दी है, उस पर जब इतने सवाल जवाब पब्लिक के सामने हो रहे हैं तो पब्लिक को आमतौर पर थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया, जिससे वो दवाई की तरफ कम जा रहे हैं। मेरा निवेदन है विपक्ष से भी कि उनका एक काम ही रह गया कि सब बातों का विरोध करना। इसकी बजाय वो सरकार को अगर थोड़ा क्रेडिट दे तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ सकती। हेलो सर, क्रेडिट की तो लड़ाई है यहाँ पर, पूरी की पूरी लड़ाई क्रेडिट की है। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद भी हमारी गर्मा गर्म चर्चा जारी है। तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन विपक्ष के चेहरे पर खुशी तब भी नहीं छाई। अभी भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, और विपक्ष के सवाल जायज हो तो ठीक है, नाजायज सवालों के ऊपर अगर कह दिया जाए बीजेपी की वैक्सीन है, नाजायज से मेरा मतलब लॉजिकल सवाल कोई उठा रहा है उससे मेरी आपत्ति नहीं, लेकिन वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है उसको अगर बीजेपी की वैक्सीन कह दिया जाए तो कितना उचित होगा। सीधे चलता हूं मेरे बड़े पैनल के पास। मेरे साथ आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ मेरे साथ टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं, जो कि वयोवृद्ध नेता हैं और कांग्रेस के इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री है राज्य के अंदर, और उनके ही बयान इस मामले में सबसे मैच्योर आए थे। सिंहदेव साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपने वैक्सीन लगवा ली? नहीं, अभी इंतजार है दीपक जी।
जैसे ही फेज 3 ट्रायल की डाटा पब्लिश हो जाएगी तो मैं कोवैक्सीन लगाने के इंतजार में। जी, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की आलोचना को सही मानते हैं जिन्होंने कोवैक्सीन के बारे में ये कहा कि तीसरे फेज का ट्रायल डाटा आया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई? जी, मैं उस बात से वाकिफ रखता हूं। किन ने कहा, किन ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता। मैंने कई विशेषज्ञों की भी टिप्पणी इसमें देखी जानी और सुनी भी, चाहे वो एम्स के रहे हों, अन्य संस्थाओं के रहे हों, जिनका ये राय है कि फेज 3 ट्रायल पूरे होने देना चाहिए था और उसके डाटा के बाद इसका इस्तेमाल चालू करना चाहिए था। मैं उस तर्क से सहमत हूं। तो आप उस तरह से सहमत है, तो ये वैक्सीन आपके राज्य में लगना शुरू हुई है या नहीं हुई है, आपने इसे होल्ड पर डाल दिया है? अभी स्टोरेज में है। 27 मई तक पहली खेप जो आई थी, पहला इंस्टॉलमेंट आया था, उसकी एक्सपायरी डेट है, अभी 2 महीने का समय है उसमें। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आया था वो 30 जून तक का एक्सपायरी डेट है, तो उसमें भी समय है। और मुझे विश्वास है कि तब तक फेज 3 ट्रायल का डाटा जरूर पब्लिश हो जाएगा और फिर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य रूप से जैसे अन्य उपचारों का उपयोग होता है वैसे इसका भी उपयोग चालू हो जाएगा। लेकिन ये बात थोड़ी अलग सी नहीं लगती कि केंद्र सरकार ने एक स्टैंड लिया और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार एक स्टैंड ले रही है? आपने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आप कोवैक्सीन के मॉडल को अभी अनुमति की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, जब तक थर्ड फेज का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक। जी दीपक जी, ये पहले दिन से ही हम लोगों ने यही निर्णय किया था। 2 जनवरी को जब ये 2 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत सारी प्रक्रिया पूरे दुनिया में हो रही है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत एक और इमरजेंसी कि कोवैक्सीन को हम उस शर्त पे उपयोग के लिए दे रहे हैं कि जो लोग फॉर्म भरेंगे कि ये हम प्रयोग के हिस्सा होने को तैयार हैं, तो आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरी राय शुरू से ये रही है कि ये काम वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का होना चाहिए, सरकार का नहीं। सरकार का काम ये देखने का है कि वैक्सीन की प्रामाणिकता क्या है। हम अगर रेफरी या अंपायर हैं तो हमको खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सरकार को अलग से खड़ा दिखना चाहिए, ना कि प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन के ट्रायल का उसको पुश करना। यही मेरे सोच में अंतर है और 2 जनवरी से जब से लॉन्च हुआ है तब से उसी पे हम लोग कायम हैं। सिंघदेव साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि एक वैक्सीन जिसको आज प्रधानमंत्री ने लगाया, वो वैक्सीन छत्तीसगढ़ में अभी इस्तेमाल ही नहीं की जाएगी जब तक थर्ड फेज के ट्रायल का रिजल्ट नहीं आता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या आपको लगता है कि इसमें संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन था वैक्सीनेशन के इस मामले में वो पूरा नहीं था? इसमें शुरू से हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त की थी कि हमको कोविशील्ड ही भेजी जाए या कोई भी ऐसी वैक्सीन जिसके फेज 3 ट्रायल के बाद अनुमति मिल गई है, हम लोग उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। सरकार की तरफ से लोगों को किसी ट्रायल का हिस्सा बना के उसको यूज करना ये नैतिक प्रतीत नहीं हुआ था और प्रक्रिया को तोड़ने जैसा मेरे को लगता है। तो सरकार की तरफ से जो काम हो वो मान्य प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए। अगर ये दृष्टांत बना तो क्या अगली वैक्सीन भी बिना फेज 3 ट्रायल के हम अनुमति दे देंगे? कई वैक्सीन हैं जो बन रही हैं अभी, क्या उनको अनुमति दे देंगे? अभी अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन को सिंगल डोज वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, तो क्या हम उसको अलाउ यहां करेंगे? कोई भी दूसरी वैक्सीन जो अभी फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं की है, क्या हम उनको अनुमति दे देंगे? तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैक्सीन की कमी हो, ऐसी मारामारी हो कि वैक्सीन ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो हम मजबूरन हम इसको यूज करें, वो भी ऐसी स्थिति नहीं है। पर्याप्त संख्या में फेज 3 ट्रायल की हुई वैक्सीन उपलब्ध है। आपने कहा फेज 3 ट्रायल, आपके अनुमान के मुताबिक ये फेज 3 ट्रायल कब खत्म हो जाएगा और कब बिना पर्चा लिखे या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए? मुझे आश्चर्य है अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के लिए हम लोग को बताया गया था कि करीब 28,300 लोगों को पे फेज 3 ट्रायल करना था।
और उस समय तक 24,800 के आसपास हो चुके थे जब ये अनाउंस हुआ था। तो मात्र 2-3 हजार लोग तो बचे थे जिन पे फेज 3 ट्रायल होना था, उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने शायद कोवैक्सीन लगा ली होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगाई, उसके पहले तो वो सारा डाटा कोलेक्ट करके और उस पर फिर हमको निर्णय ले लेना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। 42 दिन की बात जरूर हो सकती है कि आपने लगाया उसके 42 दिन, लेकिन अब तो सेकेंड शॉट हो चुके हैं, कई लोगों ने सेकेंड शॉट ले लिए। कई लोगों ने सेकंड शॉट ले लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस संबंध में आपका केंद्र सरकार से कोई पत्र व्यवहार हुआ हो, आपने हर्षवर्धन जी को लिखा हो या आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा हो? प्रधानमंत्री जी को तो नहीं, मैंने आदरणीय हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा था और मैं विवादों से बचना चाहता हूं और मैं कभी भी खास करके कोरोना जैसी महामारी में कोई भी पार्टी की बात हो इससे एकदम दूर रहना चाहता हूं। मैं नहीं विश्वास करता कि ये कोई दलगत मामला है, विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये राजनीति का मुद्दा कभी भी नहीं बन सकता, ना कभी भी किसी को बनाना चाहिए। तो मैंने जिनका काफी बहुत आदर करता हूं हर्षवर्धन जी का, उनको मैंने पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ को स्टोरेज की समस्या ना आ जाए, कि हम वैक्सीन आती जाएगी कोवैक्सीन, हम उसको स्टोर करेंगे जब तक फेज 3 ट्रायल नहीं आ रहा है, तब तक हमको कोविशील्ड दी जाए। अभी तक कोविशील्ड आ रही है और मेरा तो आग्रह आपके माध्यम से भी यही रहेगा, एक जल्द से जल्द फेज 3 ट्रायल के पूरे डिटेल्स पब्लिश हो जाएं ताकि ये बात खत्म हो, और दूसरा तब तक के लिए कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऐसा हम लोगों को विश्वास दिलाया गया है, तो कोविशील्ड का उपयोग तब तक छत्तीसगढ़ में होता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब, आप हमसे जुड़े और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो टीएस सिंहदेव साहब ने हमको दी है। कोवैक्सीन का जब तक तीसरा फेज का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टीएस सिंहदेव साहब का ये कहना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके राज्य में कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा। वापस अपने पैनल पर आता हूं, मेरे साथ मेरे दर्शक जुड़ेंगे, उनकी भी मैं राय लूंगा और सबसे पहले मैं यहां पर चलूंगा गुरु प्रकाश पासवान जी के पास। गुरु प्रकाश पासवान जी, क्या कोई थोड़ी सी चूक रह गई जो टीएस सिंहदेव साहब समझा रहे थे? नहीं, देखिए दीपक जी, मैं उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, लेकिन ये सेलेक्टिवली बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। डीसीजीआई ने एक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन कोवैक्सीन को दे के रखा हुआ है और डॉक्टर कृष्णा एल्ला जो कि भारत बायोटेक के ओनर हैं, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि 1 से 2 हफ्ते में ये फेज 3 का भी मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके आत्मनिर्भर प्रोडक्ट जो कि हमारे देश में बना है उस पर ऐसे प्रश्न चिन्ह करना उचित नहीं है, उसको हम लोगों को और इंकरेज करना चाहिए। जो आत्मनिर्भर भारत का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उससे जन जन को बल मिला है। लेकिन जानबूझ करके समस्या कांग्रेस के लोगों को इस बात से है, जिस देश में वीआईपी कल्चर संस्थागत हो गया था, जिस देश में लाल बत्ती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया, वो अपने चांस के लिए वेट करते हैं कि भाई आयु के अनुसार जब मेरा समय आएगा, जब मेरा टाइम आएगा तब मैं लगवाऊंगा। एक आम आदमी की तरह जाते हैं और लगवाते हैं। ये कांग्रेस के लोगों को पचती नहीं है, जो कि शुद्ध रूप से परिवारवाद और वंशवाद के पोषक हैं। उनको ये पच नहीं रहा कि भाई वीआईपी कल्चर समाप्त कैसे हो सकता है। निरंतर इस प्रकार के प्रैक्टिसेस को हम लोग को डिस्करेज करना चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता की बात, हमारे यहाँ N95 मास्क 250 रुपए में मिलता था, आज 15 रुपए में मिल रहा है। पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनता था, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। पूरे देश में ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन मैत्री की स्कीम के नाम से 200 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पे भारत में बना हुआ वैक्सीन लोगों को लग रहा है। आज हेल्थ डिप्लोमेसी हो, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति जो है और मजबूत हो गई है। हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को यह बात पचती नहीं है। मुझे दुख इस बात से होता है। आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए, संपूर्ण कालांश में, पूरे कोरोना के कालांश में, वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हो, 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचे, कोई भूखा ना सोए, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, कोई भूखा ना सोए, यह सुनिश्चित किया गया था। देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई कि सबसे ज्यादा अगर किसी की जीडीपी गिरी तो हिंदुस्तान था। बड़े देशों में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की गिरी है। विश्व गुरु तो बन ही रहे होंगे। अभी गुरु प्रकाश जी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे वक्ता हैं ये, और बहुत मेरा इनको शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, N95 मास्क में गुरु स्वामी जी 7 लेयर का मास्क होता है जो WHO जिसको N95 कहता है।
हिंदुस्तान में 2-3 कंपनियां हैं और उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी 250 रुपये नहीं आती है। N95 के नाम पर क्या क्या बिका है वो देश ने देखा है। दूसरी बात, PPE किट का घोटाला हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ? हिमाचल में। वेंटिलेटर का घोटाला सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? आपको याद होगा, अहमदाबाद में। PM केयर्स फंड का पता नहीं चला कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। टेस्टिंग किट शुरू में जो ऑर्डर गया वो वापस जाना पड़ा चाइना को, याद होगा। आपने बिहार का चुनाव हुआ, फ्री देंगे हम मेडिसिन, उसके बाद आज आप पलट गए। हेल्थ मिनिस्टर और देश के एक और दूसरे बड़े वरिष्ठ मंत्री एक लाला रामदेव की वैक्सीन का प्रचार करते हुए पकड़े गए थे, अभी याद है। अगर कोई दूसरा देश होता तो सबके ऊपर FIR होती और सब जेल के अंदर होते, लेकिन यहाँ कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता है। जहां तक बात है कि क्या, मैं थोड़ा सा छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, गुरु प्रकाश जी को तो पता नहीं होगा वैसे, क्या मोदी जी ने भी आज वो एफिडेविट भरा था कि मैं अपने रिस्क पर वैक्सीन लगवा रहा हूँ और मुझे कुछ हो गया तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ? क्या देश को बताएंगे मोदी जी? इस सवाल का उत्तर देंगे? सीधा सवाल पूछा है मैंने, क्या मोदी जी ने एफिडेविट भरा था आज? एफिडेविट पे साइन किए सर दीपक जी, और अगर मोदी जी ने नहीं किए, दीपक जी, देश की जनता से क्यों भरवाया जा रहा है? गुरु प्रसाद जी जवाब दे रहे। गुरु प्रसाद जी, उत्तर दीपक जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, हाँ, नहीं, मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बातों को सुना, और आप ये अज्यूम कर लेते कि सामने वाले को कुछ नहीं पता होगा। ये दिखाता है कि आपका अहंकार कितना अंतहीन हो गया है। हम लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को नहीं पता है, हम सीखेंगे, हमारे मन में इच्छा है, लेकिन ऐसा है कि हर सवाल का उत्तर मैं आपका देने को तैयार हूँ। जनता में स्वीकार्यता, उसका मापदंड क्या होता है आलोक जी? जनता में स्वीकार, अब मैं बीच में नहीं, फिर से आप बीच में बोलते हैं, आप फिर से बीच में बोलते हैं, आपका अहंकार बोलता है, आपका अहंकार बोलता है, आप बोलने नहीं देते हैं ना। देखिए, मैं उम्र में छोटा हूं, मैं आपसे तेज चला सकता हूं, मैं उम्र में छोटा हूं, आपसे तेज चला सकता हूं। के पास जाना जरूरी है। अनुराग भदौरिया जी, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर कायम है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, और क्या आप इसे लगवाएंगे? एक लाइन में जवाब। देखिए, सबसे पहली बात है तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है या बनने जा रहा है। बिल्कुल हम चाहते हैं हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप नहीं बना सकते। आपने जो हिंदुस्तान की हालत कर दी है, जो GDP हिंदुस्तान की पहुंचा दी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, माइनस पे लेके चले गए आप जहां रोजगार देने की बात करते थे, रोजगार ले लिया आपने लोगों का। तो आप वैक्सीन की बात जहां तक है, सवाल आपसे नहीं है, क्या ये वैक्सीन बीजेपी की है? वैक्सीन का भी जवाब दे रहा हूं। अनुराग भदौरिया, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? मैं तो कहूंगा जैसे गुरु प्रकाश जी ने कहा, अपने उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि 3rd स्टेज अभी 2-3 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जब बीजेपी खुद मानने को तैयार नहीं है कि 3rd स्टेज अभी उसका पूरा हुआ है, बीजेपी की वैक्सीन है क्या? कैसे मान लूं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आपके अध्यक्ष जी ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगा। आपके हिसाब से बीजेपी की वैक्सीन है? देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा करते हैं, देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा करते हैं। पहले देश की गरीब जनता को, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को लग जाए, उत्तर प्रदेश गरीब किसानों को लग जाए, मजदूर को लग जाए, और यहाँ पे बेरोजगारों को लग जाए। सोशल मीडिया पर आप आना, मैं आपको एक्सक्लूसिव दर्शन कराऊंगा। जब आप एकलाप करते हैं तो आपके बारे में लोग क्या क्या कमेंट लिखते हैं। आप जब एकलाप करते हैं ना, मैं सबके साथ एक पार्टी रखूंगा और आलोक भाई को भी दिखाऊंगा कि जब अनुराग भाई एकलाप करते हैं तो उनके बारे में क्या क्या कमेंट लिखे जाते हैं। मेरी तरफ से आप सबको पार्टी ड्यू रही। जिस दिन कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, मेरी तरफ से आपको पार्टी हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन शुभ है, आज का दिन अच्छा है, क्योंकि वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की शुरुआत हुई है। और हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि कोई भी छोटा मोटा कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उससे देश आगे निकले, देश आगे बढ़े और फिर से एक नए पथ पर चल सके, जहां से हम कह सके कि हाँ, हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है।